मगध राज धनानंद के 9 राजकुमारों में उत्तराधिकारी की होड़ नहीं दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर यह होड़ उनके अनजाने चल रही थी। बुद्धिमान सकटार से वस्तु स्थिति छिपी नहीं थी। इस होड़ को समाप्त करने के लिए ही सकटार ने इन राजकुमारों को एक सूत्र में बंधे रहने की आवश्यकता पर बल दिया था। कुल और परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है। यह स्पष्ट करके उसने सब राजकुमारों की स्वीकृति में ज्येष्ठ भ्राता पद्म कमल को मगध के युवराज के रूप में अभिषेक करके उसे धनानंद का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। धनानंद के सामने अब अपने बड़े पुत्र पद्म कमल के विवाह का प्रश्न आया। मगध के उत्तर में नेपाल का शक्तिशाली राज्य था। हिमालय पर्वतों के अंचल में जहां आर्यों और मंगोलों का संगम हुआ था। नेपाल नरेश की पुत्री मधुलिका अत्यंत रूपवती तथा सौंदर्यवान थी। धनानंद ने पद्म कमल का विवाह मधुलिका के साथ कर दिया। आर्य रक्त मिश्रित मंगोल वंश की मधुलिका में अत्यंत आकर्षक सौंदर्य के साथ एक विचित्र उलझा हुआ मनोविज्ञान भी था। चंचल मछलियों के समान उसकी 2 छोटी छोटी आंखों में एक अत्यंत आकर्षक चमक थी। कभी कभी वह अत्यंत शांत और स्निग्ध लगती थी, कभी कभी भयानक रूप से दहलती हुई। मधुलिका नेपाल नरेश की एकमात्र संतान थी। नेपाल राज्य की उत्तराधिकारिणी होने के कारण उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी और इस स्वतंत्रता एवं यौवन के आवेग में वह अपने इर्द गिर्द के स्वस्थ एवं सुंदर युवकों के संसर्ग में रही थी। पद्म कमल के साथ विवाह हो जाने के बाद जब मधुलिका मगध के राज्य भवन में आई तो उसने विकृतियों से युक्त जीवन में कुछ रोक सी लगी। थोड़े दिनों तक वह मगध की भाभी महारानी एवं पद्म कमल की एकनिष्ठ पत्नी के रूप में रही। फिर एकाएक उसके संयम ने जैसे बांध तोड़ दिया। मधुलिका ने अपने सौंदर्य जाल में पद्म कमल के दूसरे भाई पर और फिर चौथे भाई पर भी उसने बड़ी कुशलता से अपना अधिकार कर लिया। परिवार में चलने वाले इस यौन संबंधी नाटक के प्रभाव से उसके राजकुमारों में कायरता के बीज गहरे पड़ गए थे। एक स्त्री मधुलिका के कारण नंदवंश की समस्त गरिमा नष्ट हो गई थी। समस्त यौन नाटक के दर्शक थे अनंतपुर के दास और दासी। इसके द्वारा इस नाटक का समाचार टूटे फूटे शब्दों में दबे दबे धनानंद के अनंतपुर से बाहर पहुंच रहे थे। धनानंद को भी यह सूचना की जानकारी मिली, परंतु वह अब अपने आप को भयानक रूप से विवश अनुभव कर रहा था। महामंत्री राक्षस का आत्मविश्वास भी बुरी तरह डगमगाने लगा था। उसके हाथ में केवल इतना था कि वह पाटलिपुत्र की बाहरी व्यवस्था पर ध्यान रखे और नियति के क्रम को तटस्थ रूप से स्वीकार कर ले। वह अपने काम में लग गया। इधर चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति हेतु चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक बड़ी सेना के साथ काशी पहुंच चुका था। वह जानता था कि मगध को महामंत्री राक्षस की सतर्कता के कारण मगध को बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता है। मगध के अंदर रहकर ही वहां की शासन व्यवस्था को तोड़ा जा सकेगा। अंततः चाणक्य ने एक ज्योतिष का वेश बदलकर चंचरीक नाम रखकर पाटलिपुत्र में आ गए। ब्राह्मण चंचरीक की ख्याति पूरे पाटलिपुत्र में तेजी से फैलने लगी। दिन में केवल एक बार प्रातः काल में ही कुछ समय आम जनता चंचरीक का दर्शन कर पाते थे। पाटलिपुत्र के पंडितों और ब्राह्मणों द्वारा पूजा जाने वाला चंचरीक अपने विशेष गुप्तचरों के सहारे बड़ी सूक्ष्मता से मगध राज्यवंश की स्थिति का अध्ययन कर रहा था। मधुलिका युवराज पद्म कमल के जीवन में वरदान के स्थान पर अभिशाप बनकर आई थी। पद्म कमल को मधुलिका के यौन संबंधी नाटक का पता चल चुका था। अब उसे अपने जीवन से दूर करने का उपाय सोचने लगा। वह दूसरा विवाह करके मधुलिका का त्याग करना चाहता था। भारत के उत्तर पूर्व अंचल कामरूप के नाम से जाना जाता था, जो स्त्रियों के सौंदर्य और सौंदर्य जनित मोहिनी के लिए प्रसिद्ध रहा है। कामरूप नरेश के पास जब युवराज पद्म कमल का उसकी पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव पहुंचा तो उसने तत्काल उसे स्वीकार कर लिया। उसकी पुत्री के साथ पद्म कमल का विवाह निश्चित हो गया। मधुलिका की एक दासी थी बीथिका। बीथिका नेपाल से ही मधुलिका के साथ आई थी और वह मधुलिका की दासी के साथ साथ उसकी सहेली भी थी। बीथिका भी मधुलिका की तरह ही रूपवती थी।
चंचरीक नाम की ज्योतिष का समाचार विथिका के कानों तक पहुंचा। मधुलिका का हित विथिका का हित बन चुका था। विथिका ने चंचरीक की अद्भुत शक्तियों का बखान मधुलिका से किया और आपस में परामर्श करके विथिका के साथ मधुलिका चंचरीक की कुटिया में पहुंची। अपने यहाँ मधुलिका के आने का समाचार पाकर चंचरीक बने चाणक्य को आश्चर्य नहीं हुआ। संभवतः मधुलिका से संपर्क स्थापित करने के लिए ही चंचरीक बने चाणक्य ने यह ज्योतिष का नाटक रचा था। मधुलिका के आने का समाचार पाकर उसने अपनी कुटिया खाली करा ली। वह एकांत में मधुलिका से मिला। मधुलिका चंचरीक से अपने पति पद्म कमल का विवाह कामरूपी की राजकुमारी से निश्चय होने की बात बताई। वह चंचरीक से कही कि वह नहीं चाहती कि यह विवाह हो और भाभी महारानी बनने से वह वंचित हो जाए। चंचरीक के मन में यह धारणा दृढ़ हो गई थी कि मधुलिका में भयानक से भयानक अपराध वृत्ति है और उसकी यह वृत्ति मधुलिका से सब कुछ करा सकती है। विथिका के कुटिया से बाहर जाने के बाद चंचरीक ने मधुलिका से कहा कि अगर पद्म कमल की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसका छोटा भाई चक्रकमल मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी हो जाएगा और उसकी पत्नी मगध की महारानी। तब आपकी स्थिति क्या होगी? तब मधुलिका कुटिल भाव से मुस्कुराई और चंचरीक से कहा कि चक्रकमल का विवाह होगा ही नहीं, वह पूरी तरह से मेरे वश में है। मधुलिका के इस कथन में निहित उसके नितांत घृणित और क्रूर मनोभावों से चंचरीक सिर से पैर तक सिहर उठा। वह विस्तार के साथ अपनी बात कहती रही। छल प्रपंच झूठ नारी में ये गुण था। अवगुण रक्षात्मक प्रवृत्तियों के रूप में है। पुरुष इसका अनुभव ही नहीं कर पाते क्योंकि वह समर्थ और सक्षम होते हैं। चंचरीक ने उसे सृजन का गुण अपनाने तथा अपनी विकृतियों का परित्याग करने को कहा। तब अचानक मधुलिका जाने के लिए खड़ी हो गई। चंचरीक भी खड़ा हो गया और अपनी दृष्टि से मधुलिका के ओझल हो जाने के बाद उसे लगा कि एक पिशाचनी उसके पास आई थी और वह पिशाचनी अपनी भूमिका निभाएगी। चंचरीक बने चाणक्य को यह अनुभव हो रहा था कि नियति एक अनजाने और विचित्र ढंग से उसका साथ दे रही है। इधर मधुलिका पद्म कमल को मारने की साजिश में लग गई। कुछ दिनों के बाद चंचरीक को धनानंद के अनंतपुर से मिलने वाले समाचारों में एक समाचार यह मिला कि पद्म कमल को बुखार हो आया है और कुशल वैद्यों द्वारा उसके उपचार की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बुखार हल्का तो पड़ गया लेकिन वह जा नहीं रहा था। चंचरीक को मधुलिका का वह कथन याद हो गया कि पद्म कमल का दूसरा विवाह किसी भी हालत में नहीं होगा। 3 महीने की लंबी बीमारी से ग्रस्त पद्म कमल एक दिन प्रातः काल सोकर उठा तो कुछ मन हल्का था। उसने स्वयं मगध सम्राट धनानंद को अपने पास बुला भेजा। राज दरबार के सभी लोगों को भी अपने पास बुला बैठा। सबके आने के बाद पद्म कमल ने अपने पिता धनानंद से कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। पिताजी, आपने मधुलिका के रूप में एक पिशाचनी के साथ मेरा विवाह करके आपने अनजाने ही मेरी मृत्यु में सहयोग किया है। मैं स्वाभाविक रूप से नहीं मर रहा हूँ। मेरी हत्या पिशाचनी पत्नी मधुलिका के द्वारा की जा रही है। यह सुन मधुलिका चिल्ला कर कही, यह सब झूठ है। पद्म कमल में जैसे असीम बल आ गया और उसी समय पद्म कमल ने अपनी तलवार निकालकर मधुलिका के गले पर भरपूर प्रहार किया। मधुलिका का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। पद्म कमल ने फिर अपने पिता धनानंद को प्रणाम किया और इस अंतिम प्रणाम के बाद वह लुढ़ककर मृत्यु को प्राप्त हो गया। विथिका को यह अनुभव हुआ कि वह बहुत बड़े संकट में है। उस भयानक और लोभहर्षक नाटक के अवसर पर तो किसी का उसकी ओर ध्यान नहीं गया, लेकिन मधुलिका की अंतिम छाया के रूप में स्थिर रहने वाली विथिका पर किसी समय प्रतिशोध का वज्रपात हो सकता था। न जाने कब वह राजवंश की कोषभाजन बन जाए। जल्दी से उसने अपने आभूषण को थैले में रखकर चुपके से वहां से निकल गई। विथिका फिर कहाँ गई? चाणक्य ने उसके साथ मिलकर एक ऐतिहासिक किताब की रचना क्यों की? जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें।